गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद जय हिंद। कहिए कैसे हैं? कहाँ तक हो गया था हम लोग का? 2012 का एक नंबरिया हुआ लिखने वाला। चलिए अब ऑप्शन वाला बाकी है ना। चलिए अब जो है 2012 में 10th के एग्जाम में जो बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था उसमें 15 का लिखने वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। अब ऑप्शन वाला जो है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं क्या? सिनेप्स कहते हैं। एक्सॉन जो है एक्सॉन एक्सॉन यह तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। और इस तंत्रिका कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। बीच में गोलाकार रचना होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सिनेप्स। इसका नाम है इसका नाम है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स इसी को हिंदी में शायद, हाँ, इसी को ध्रुमिका कहते हैं हिंदी में। ध्रुमिका ध्रुमिका हिंदी में कहते हैं ध्रुमिका, इंग्लिश में इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद है आपका एक्सॉन। एक्सॉन जो है ये जो लंबी सी रचना होती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन इसी को बोलते हैं एक्सॉन। और बीच वाले भाग को बोलते हैं क्या? केंद्रक। केंद्रक, ठीक है। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। और जो ये डाली की तरह जो निकला हुआ रहता है शाखा की तरह, इसको बोलते हैं डेंड्रन्स। डेंड्राइट्स। डाली की तरह निकला रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? डेंड्राइट्स। इसी को बोलते हैं ध्रुमिका, ठीक है। और सबसे जो लंबी रचना होती है, लंबी भाग होती है पतली सी, इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? एक्सॉन। चलिए आगे की क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है आपका, पराग कोश में होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, पराग कोश में होता है। यानी पूछ रहा है कि पराग कोश में क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन है बाह्य दल। बाह्य दल ये सब पुष्प का भाग है, बाह्य दल। बी में है आपका अंडाशय। अंडाशय। सी में है आपका अंडप। अंडप। और डी में है आपका परागकण। परागकण, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पराग कोश में जो है, पराग कोश में क्या होता है? परागकण होता है। पराग कोश में जो है वह परागकण उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में आइएगा। ये सब जो है बाह्य दल, अंडाशय, अंडप, परागकण, ये सब जो है पुष्प का भाग है, ठीक है। आगे आइएगा। आगे है विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय विकासीय दृष्टि से हमारी, विकासीय दृष्टि से हमारी किससे किससे अधिक समानता है?
ऑप्शन है ये। विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है यानी विकास के मामले में देखा जाए, ठीक है, विकास को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए, तो हमारी जो समानता है, समानता का मतलब हुआ एक दूसरे से मिलना, उसके गुण को मिलना, ठीक है, लक्षण का मिलना। तो विकासीय दृष्टि से हमारी सबसे अधिक जो समानता है वो है चिंपैंजी से। ऑप्शन सुनिए इसमें क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन है आपका चीन के विद्यार्थी, चीन के विद्यार्थी, चीन के विद्यार्थी। बी में आ जाइएगा चिंपैंजी, चिंपैंजी। सी में है आपका, सी में है मकड़ी, मकड़ी। उसके बाद डी में है, डी में है आपका जीवाणु, जीवाणु। तो किससे होगा? विकासीय दृष्टि से सबसे अधिक जो समानता है हमारी वो है किससे? चिंपैंजी से। आइए देखिए चीन के विद्यार्थी, चीन के विद्यार्थी में हम लोग की समानता है। देखिएगा ओकर अति अति रहेगा, सब अति अति रहेगा। देखिएगा मुँह जो है ना एकदम फुलल फुलल रहेगा सबका, नाक जो है एकदम चिपता रहेगा, ठीक है। तो विकासीय दृष्टि से सबसे अधिक समानता किससे मिलती है हमको? यानी चिंपैंजी से ही, ठीक है, चिंपैंजी के समान जो है हम लोग ही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि पाइरुवेट के विखंडन में, पाइरुवेट, पाइरुवेट के विखंडन, पाइरुवेट के विखंडन से, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। CO2, H2O तथा ऊर्जा, ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। और यह क्रिया होती है, और यह क्रिया होती है। अब देखिए पाइरुवेट जब टूटता है हमारे शरीर में सेल होता है, कोशिका। उस कोशिका में जो है, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर के सभी सेलों तक पहुंचता है। तो जैसे ही पहुंचता है तो वह पाइरुवेट का निर्माण करता है। भोजन जो है वो पाइरुवेट में चेंज हो जाता है, पाइरुवेट में बदल जाता है। जब यह पाइरुवेट जो है, जब यह पाइरुवेट जो है टूटता है, विखंडित होता है, तो इसके विखंडन से जो है CO2 गैस का निर्माण होता है। किस गैस का? एक क्वेश्चन देखिए 3 यहाँ कितना बनेगा कि पाइरुवेट के विखंडन से कौन सी गैस का निर्माण होता है? पाइरुवेट के विखंडन से कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो CO2 गैस का निर्माण होता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि पाइरुवेट के विखंडन से जल का निर्माण होता है, तो जल का निर्माण भी होता है। पाइरुवेट के विखंडन से ऊर्जा का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी पाइरुवेट टूटेगा तो CO2 बनेगा, जल बनेगा, उसके बाद ऊर्जा का निर्माण होगा। यही ऊर्जा जब इससे रिलीज होता है, निकलता है, उत्पन्न होता है, बनता है, तो हमको जो है कार्य करने के लिए, काम करने के लिए अधिक जो है क्षमता मिलती है। और ये जो क्रिया है, ये जो काम है, यह संपन्न होता है, ठीक है, हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर हो जाएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट जो है वह क्या होता है? टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है, जिस ऊर्जा से, ठीक है, हम लोग जो है काम कर लेते हैं, ठीक है। आगे ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया
को स्टार में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है या कहते हैं। अब देखिए, जब हमारे शरीर में की कोशिकाओं में जब भोजन पहुंचता है तो भोजन जो है किस में चेंज होता है, पायरुवेट में। इस पायरुवेट के टूटने से, विखंडित होने से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में यह जब क्रिया संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब यह क्रिया संपन्न होती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा अधिक बनने लगती है, यानी बहुत सारे कोशिकाओं में यह पायरुवेट जो है टूटता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऊर्जा बनेगा, बहुत ऊर्जा बनेगा, जिस कारण से जो है अधिक ऊर्जा बढ़ने के कारण जो है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल यानी शक्ति गृह कहा जाता है। पावर हाउस का मतलब क्या हो गया, शक्ति गृह। शक्ति का घर कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि यह कोशिका के अंदर जो है पायरुवेट जो है टूटकर अधिक मात्रा में एनर्जी का निर्माण करता है, जिस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। चलिए इसको उतारिए जल्दी से ना। बस खाली आप ऑप्शन लिख लीजिएगा कि विकासीय दृष्टि से हमारी सबसे अधिक समानता किससे है, चिंपैंजी से है। ठीक है, पराग कोष कहाँ होता है, तो परागकण में होता है। ठीक है, पायरुवेट के विखंडन से CO2 H2O तथा ऊर्जा का निर्माण होता है, और यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला स्टार लिखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं। चलिए मिटाते हैं हम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ये है आपका 5 नंबर। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में मदद नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आपका जल, कांच, प्लास्टिक। जल, कांच, सी में है प्लास्टिक और डी में है आपका मिट्टी। ठीक है, और देखिए लेंस को बनाने में पढ़िएगा आप फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में लेंस के बारे में। ठीक है, तो उस लेंस को बनाने के लिए जो है ना, उस लेंस को बनाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि लेंस को बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है।
तो एक गो है 3 गो में से दे देगा, 3 गो में से दे देगा कोई, ठीक है, और सब दे देगा जिससे नहीं बनता है लेंस उसको दे देगा। लकड़ी दे देगा आपको, ईंट दे देगा, मिट्टी दे देगा, ठीक है, एगो दे देगा जल। तो जल से बनेगा, कांच से बनेगा, प्लास्टिक से बनेगा, किससे नहीं बनता है? मिट्टी से। कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि लेंस जो है किस पदार्थ से नहीं बनता है। तो यही सब ऑप्शन रहता है, 4 गो जल रहेगा, कांच रहता है, प्लास्टिक रहता है और मिट्टी। तो इसमें मिट्टी से जो है नहीं बनता है। 6 नंबर में आ जाइए। 6 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार को प्राप्त करने हेतु निम्न में से किस उत्तल लेंस के सामने रखा जाएगा। लिख देगा क्वेश्चन। सुनिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। अब देखिए, तो उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में, दोनों में अगर बराबर आकार की, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5 फीट के हैं तो 5 फीट के आकार के, ठीक है, एक छाया बनाना है और उस छाया को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो अगर हम 5 फीट के हैं और 5 फीट का जो है क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, तब हम उस अवतल दर्पण में, सॉरी अवतल लेंस में या उत्तल लेंस में जो है वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका उतना ही बार का, हम जितना बार का है उतना ही बार का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु को जो है उस लेंस के, अवतल लेंस या उत्तल लेंस के, ठीक है, वक्रता केंद्र पर जब रखिएगा, यानी सी पर, वक्रता केंद्र को सिद्ध करते हैं सी से, तो वक्रता केंद्र पे जब उसको रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब जो है जितना बार का वस्तु रहेगा उतना ही बार का उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब आइए यहाँ से आपको हम एगो है ना झोल जो है वो समाप्त कर देते हैं। दर्पण में अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को बिंब भी कहा जाता है, ठीक है, बिंब कहिए या प्रतिबिंब कहिए। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत, ठीक है। चलिए ये का है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, इसको इधर से कलई कर देते हैं, रंग देते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है क्या है, धंसा हुआ है। देखिए धंसा हुआ है, नहीं आंकिएगा इधर से वाला, इधर उधर उठा हुआ है, इसको रंग दिया गया है, इधर से कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये दर्पण है, आई दर्पण का ई वाला बिंदु को बोलते हैं पी, यानी पोल, ध्रुव, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ फोकस, यहाँ ले लिए वक्रता केंद्र सी, ठीक है, इधर ले लिए हम इधर अनंत, ठीक है। अब देखिए, अब हम कोई वस्तु को जब, ठीक है, कहाँ रखेंगे, यहाँ रख रहे हैं, कहाँ पे, अनंत पर, ये आपका अनंत, ठीक है, यह इन्फिनिटिव का मतलब समझिए अनंत, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, ये हो गया ध्रुव। तो जब हम किसी वस्तु को, ठीक है, वक्रता, सॉरी, जब हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है उसका प्रतिबिंब, फोकस पर, यानी यहाँ बनेगा इसका फोकस पर, ठीक है। इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, नीचा फोकस की उल्टा बनेगा, फोकस पे बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा बनता है, ठीक है, बहुत छोटा बनता है, बिंदु के लिए सब एकदम समान, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर वस्तु था, इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा, नीचा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। इसका सर ऊपर है, इसका सर नीचा है, ठीक है। तो अगर वस्तु जो है कहाँ है, वस्तु अगर अनंत पे रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा, बहुत छोटा बनता है, ठीक है, और उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। और यह होता है वास्तविक, इधर जितना बनेगा वास्तविक बनेगा, पीछे जितना बनेगा ये निकालिए, पीछे वो सब बनता है काल्पनिक। आ जाइए, अब जो है
अब वस्तु को, ठीक है, कहाँ रखेंगे हम? ये देखिए अनंत है, आइए क्या है? वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वो वस्तु को रखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 2 नंबर वस्तु, ठीक है। तो जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अब देखिए है हम मान लीजिए कि हमारे चाचा जो है ना, अरे हमारे पापा जो है, मान लेते हैं कि 3 भाई हैं। तो एक भाई जो है कहाँ, किसके बीच में है? एक भाई, एक पट्टी जो है ये है आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और दूसरा पट्टी जो है यानी दूसरे चाचा जो है वो है किधर? वक्रता केंद्र और यहाँ है आपका फोकस एफ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। यानी इतना इतना दूर में वो दूसरे चाचा है, आएगो चाचा इतने दूर में है और हमारा घर दूसरे जगह है। अब देखिए तो ई वाला चाचा से, ई वाला जो चाचा है का घर है, ए वाला चाचा के घर से कभी कभी ए वाला चाचा के घर में ना चल जाते हैं, देखते हैं कि एनो कुछ बनल है, अरे बड़ी स्मेल आ रहा है, मुर्गा उर्गा बन रहा है का। तो बस जैसे ही देखेंगे कि मुर्गा उर्गा का स्मेल है, बस यहाँ जाएंगे और यहाँ से खटाक देने इधर चल जाते हैं, कहीं इधर बन रहा होगा। देखिए उसी तरह से जब ए पट्टी अगर नहीं बना रहेगा तो के पट्टी जाइएगा? ए पट्टी। तो जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब के पट्टी बनेगा? दूसरे पट्टी में बनेगा, यानी यहाँ बनेगा इसके बीच में। अब वो उल्टा, ठीक है, उल्टा बनेगा। तो जब वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये हो गया 2 नंबर प्रतिबिंब आपका, 2 नंबर इमेज। अब आइए, अब वस्तु को रखते हैं कहाँ? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। 3 नंबर वस्तु है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर। ये कंडीशन में जो है प्रतिबिंब जो है जितना बार का वस्तु रहेगा उतना ही बार का प्रतिबिंब भी बनेगा। कहाँ? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब जो है बराबर बनता है, जितना बार का ये रहेगा उतना ही बार का इसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब आइए, अब कहाँ रखेंगे? अब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है, ये 4 नंबर प्रतिबिंब है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो ए पट्टी है, तब ए पट्टी बनेगा तो के पट्टी आएंगे? ए पट्टी आएंगे। तो ए पट्टी जो है चाचा, ए चाचा करने बन रहा है तो के चाचा करने आएंगे? ए चाचा करने, ठीक है। तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब बनता है तो हम क्या करते हैं? ए पट्टी दौड़ के आते हैं। तो ए पट्टी ये कितना किसके बीच में? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाइएगा, यानी आ जाइएगा आपका यहाँ पर। तो 4 नंबर वस्तु का कहाँ बनेगा? तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। अब आ जाइए, अब वस्तु को रखेंगे कहाँ? फोकस पर, ठीक है। ये 5 नंबर वस्तु है। तो जब वस्तु को जो है, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। क्या बनता है? अनंत पे बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कब? जब वस्तु को जो है फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। अब एक और कंडीशन है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के जब बीच में रखिएगा, फोकस और ध्रुव के जब बीच में रखिएगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण के पीछे जो है, ठीक है, सीधा बनता है। दर्पण के पीछे जो है सीधा बनता है। ये 6 नंबर हो गया, यानी काल्पनिक हुआ। जब भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक होगा, और उल्टा जितना प्रतिबिंब बनेगा वो सब क्या होगा? वास्तविक होगा, ठीक है।
वास्तविक प्रतिबिंब जितना होगा वो सब क्या होगा, उल्टा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जितना होगा वो सब क्या होगा, सीधा होगा। तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, और काल्पनिक बनता है, ठीक है। यही हुआ आपके अवतल दर्पण में अगर वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक बार और आ जाइए अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। अब आइए, अब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के जब बीच में रखिएगा तो इसके बीच में रखे हैं तो बनेगा कहाँ, यहाँ बनेगा, इसके बीच में, ठीक है। तो जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो देखिए 2 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। उसके बाद वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जितना बार का ही रहेगा उतना ही बार का प्रतिबिंब भी बनेगा। और वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बीच में रखे हैं तो ए आ जाइएगा, यानी दाहिने रखें तो बाएं खिसक जाइए, तो ए तरफ बना है तो इसके बीच में बनेगा, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं, वस्तु को जब फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। उसके बाद जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी काल्पनिक वस्तु से बड़ा, ठीक है, और सीधा बनता है। वस्तु से बड़ा, देखिए इसका मूड़ी ऊपर है तो इसका भी मूड़ी तीर का चिन्ह ऊपर है कि नहीं, सीधा बनता है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी। बेटा चलिए ठीक है। फिर कभी जो है ना उत्तल लेंस उत्तल वाला बता दिया जाएगा, खाली मुझसे जुड़े रहिए। ऑब्जेक्टिव में कौन रहे हैं, दिक्कत नहीं होगा आपको, गारंटी के साथ हम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ मेरे साथ जो है यहाँ भी पढ़ना होगा और उसको लिखना होगा और घर जो है आपको याद भी करना होगा, तब है। बिना याद किए हुए बिना पढ़े हुए अगर चाहिएगा खाली वीडियो देखकर जो है ना हम मार्क्स उठा लें, ठीक है, तो उठा सकते हैं लेकिन बहुत कम उठेगा। यानी 40 में अगर 80 को पूछा है उसमें 40 को अगर बनाना है तो 40 में 40 अगर लाने के लिए, 40 नंबर लाने के लिए, 40 में से 40 नंबर लाने के लिए आपको क्लास के साथ साथ आपको कॉपी में लिखना होगा, उस चीज़ को याद रखना होगा, तभी हो सकता है। नहीं तो वही बाढ़िएगा 30 को 35 को, 30 को 35 को 32 को, यही मान लीजिएगा, इसी के रेंज में बाढ़िएगा, उससे भी कम मार दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं। समान, देखिए एक बार 2011 में हम लोग डिस्कशन किए हुए थे, वही क्वेश्चन फिर पूछा है। देखिए कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग क्या होती है। यानी समान दृष्टि के लिए, शुद्ध शुद्ध देखने के लिए, साफ साफ देखने के लिए, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम, वहां था न्यूनतम, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। न्यूनतम और अल्पतम, न्यूनतम और न्यूनतम का मतलब हुआ कम, अल्पतम का मतलब भी हुआ कम। तो न्यूनतम चाहे अल्पतम दूरी कहता है तो होता है कितना, बताइए, 25 मीटर की सेंटीमीटर की मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिया रहेगा 25 मीटर, फिर दिया रहेगा 25 मिलीमीटर, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर मानेंगे। कितना मानेंगे, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अधिकतम दूरी कहेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत। स्पष्ट दृष्टि की जो है
ठीक है। अधिकतम दूरी क्या हो सकती है? अधिकतम दूरी हो सकती है आपका अनंत, यानी अनंत तक आप देख सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है देखने की आपकी उतना देख सकते हैं। चलिए आगे, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? चलिए आपको परमाणु संख्या जो है याद करना होगा, ठीक है। तो लोहे की परमाणु संख्या जो है, फेरस की परमाणु संख्या होती है 26। हम आज आपको जो है ना, ठीक है, आपको हम यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक आज बता दे रहे हैं कि परमाणु संख्या याद खाली कर लीजिए। अगर खाली आपको परमाणु संख्या याद है, तत्व का नाम याद है कि हाँ इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, यानी कई नंबर पे आएगा, उसी को बोलता है परमाणु संख्या। तो अगर आपको खाली अगर परमाणु संख्या याद है, यानी तत्व कई नंबर पे आ रहा है, ये याद है, तो आपको परमाणु द्रव्यमान याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आज तक जो है आप रटे हुएगा परमाणु द्रव्यमान याद करने के लिए, लेकिन हम एक, ठीक है, एक झोल को दूर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको परमाणु द्रव्यमान याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी मान लीजिए कि आज के बाद जो है आपको परमाणु द्रव्यमान अगर कोई पूछता है, ठीक है, तो मुंह पे याद होगा, मुंह पर, ये मेरा दावा है। आइए देखिए, एक तरफ लिखेंगे हम तत्व का नाम, तत्व लिखेंगे, एक तरफ लिख देंगे उसका संकेत। संकेत उतना मायने नहीं है, लेकिन बता दे रहते हैं, संकेत हो गया। और उसके बाद हम लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। उसके बाद लिखेंगे हम इधर परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। तत्व का नाम, सबसे पहले तत्व आता है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। उसका आता है आपका हीलियम, हीलियम। उसका आता है आपका लिथियम, लिथियम। उसका आता है बेरिलियम, उसका आता है बोरॉन, बोरॉन। उसके बाद आता है आपका कार्बन, कार्बन। कार्बन के बाद आता है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। उसके बाद आता है, बोर्ड छोटा है, और इधर लिखेगा हम, रुकिए रुकिए रुकिए, और इधर लिख रहे हैं इसको, ताकि अटेगा नहीं, इधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है, पीछे से हम देखें आपको कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। बहुत कुछ लोगों का कहना है कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, तो एक तरफ हम लिखते हैं तत्व, ठीक है, तत्व। एक तरफ लिखते हैं हम संकेत, उसके बाद परमाणु संख्या, परमाणु, ठीक है, संख्या। उसके बाद है आपका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तत्व का नाम हम लिख देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन। इस संकेत में खाली लिख दे, है, चलिए संकेत में लिख देते हैं, आपको याद रखिएगा, चलिए लिख देते हैं, चाहे हटाइए तत्व। आइए, सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन संकेत, हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम, हीलियम। उसके बाद है आपका लिथियम, लिथियम। उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन। उसके बाद है कार्बन, कार्बन। कार्बन के बाद है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद जो है ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन। उसके बाद है आपका फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन के बाद हो जाएगा आपका नियोन, नियोन। ठीक है, इधर आपको लिख देते हैं हम। नियोन के बाद एक आए इधर तत्व का नाम, फिर इधर तत्व हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका संकेत। ठीक है, इधर द्रव्यमान, परमाणु संख्या, इधर हो जाएगा द्रव्यमान, एकदम सेम ऐसा ही। ठीक है, नियोन हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका सोडियम, सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर। फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बाद हो जाएगा आपका आर्गन, आर्गन के बाद हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद हो जाएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम। दिखाई दे रहा है? बोलिएगा दिखाई नहीं दे रहा तो। अब बचिएगा इसका संकेत। हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम का संकेत He, लिथियम का Li, बेरिलियम का होता है आपका Be। ठीक है, बोरॉन का होता है सीधे B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne। ये सब संकेत हुआ। सोडियम का संकेत होता है आपका Na। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है Mg। ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है Al। ठीक है, सिलिकॉन का होता है Si, फास्फोरस का होता है P, सल्फर का होता है S, क्लोरीन का होता है Cl। ठीक है, आर्गन का होता है Ar, आर्गन का Ar, पोटेशियम का होता है आपका K, पोटेशियम का K, और कैल्शियम का Ca। फिर चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम का संकेत He, लिथियम का संकेत Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का F। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, और कैल्शियम का Ca। संकेत हो गया। अब इसका परमाणु संख्या लिखेंगे। ये आता है 1 नंबर पर। ठीक है, ये 2 नंबर पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये आता है 5 नंबर, ये आता है 6 नंबर पर, ये आता है 7 नंबर, ऑक्सीजन 8 नंबर, फ्लोरीन 9 नंबर, नियोन 10 नंबर पर। ठीक है, उसी तरह से सोडियम आता है 11 नंबर पर। ठीक है, ये आता है 12 नंबर पर, ये आता है 13 नंबर पर, ये आता है 14 नंबर पर, ये आता है 15 नंबर पर, ये आता है 16 नंबर पर, क्लोरीन आता है 17 नंबर पर, आर्गन आता है 18 नंबर पर। ठीक है, और पोटेशियम आता है 19 नंबर पर, और कैल्शियम आता है 20 नंबर पर। कैल्शियम 20 नंबर पर। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हीलियम की 2, लिथियम की 3, बेरिलियम की 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, और कैल्शियम का 20। ये सब हुआ इसका परमाणु संख्या। अब इसका निकालेंगे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए मात्र आपको 4 गो तत्व का द्रव्यमान याद रखना होगा। मात्र 4 गो का याद रखना होगा। उसके बाद 4 से 3 गो का, उसके बाद आप सबको भूल जाइए, याद रखने की कोई उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, एक में है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा, हाइड्रोजन के बाद आप आ जाइए बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के बाद आप आ जाइए नाइट्रोजन। ठीक है, बेरिलियम के बाद नाइट्रोजन,
और नाइट्रोजन के बाद आप चले जाइए केवल आर्गन। यही 4 को आपको याद रखना है, मात्र 4 को आपको याद रखना है। कौन कौन? हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन। इसी 4 को का द्रव्यमान याद रखना है, बाकी किसी का द्रव्यमान याद नहीं रखना है। ठीक है, याद आपको रहेगा, हो जाएगा, आज के बाद अब भूलिएगा नहीं। चलिए देखिए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, इसकी परमाणु संख्या 1 है, इसका द्रव्यमान होता है 1। अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा दिए, उसका देखिए बेरिलियम की परमाणु संख्या 4, इसका द्रव्यमान होता है 9। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, इसका द्रव्यमान होता है 14। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 14। उसके बाद आपको पता है आर्गन, आर्गन की परमाणु संख्या कितना? 18, और इसका द्रव्यमान होता है 40। इसका द्रव्यमान 40। बस यही आपको याद रखना है, इसी का द्रव्यमान। हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान, बेरिलियम का आपका 9 होता है, नाइट्रोजन का आपका 14 होता है, और आर्गन का 18 होता है। यही आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। चलिए, तो बस अब 2 चीज समझिए, एक है आपको सम संख्या और दूसरा है आपका विषम संख्या। तो हम पहले चलते हैं सम संख्या की ओर। तो सम संख्या देखिए, सम संख्या आपका कौन है? यहाँ देखिए 2 है, ठीक है। उसके बाद 4 को छोड़ दीजिए, 4 अलग है। उसके बाद 6 है, 6 के बाद आ जाइए 8 है, 8 के बाद आ जाइए 10 है, ठीक है। तो उसके बाद आपका कौन है? 12 है, 12 के बाद 14 है, 14 के बाद 16 है, 16, 18 है, लेकिन 18 अपवाद में, 18 का द्रव्यमान कितना लिख दिए? 40, बच गया आपका 20। यही सब है आपका सम संख्या। तो सम संख्या पर, यानी सम संख्या जैसे है 2, सम संख्या 2 है, परमाणु संख्या 2 किसका है? हीलियम का। तो आसान है इसका द्रव्यमान निकालने के लिए, इसका खाली दुगुना कर दीजिए, सम संख्या का दुगुना। तो 2 है, तो 2 का दुगुना कीजिएगा, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, तो इसका द्रव्यमान हो गया 4। अब आ जाए सम संख्या कितना है? 6, तो 6 दूना 12, इसका द्रव्यमान हो गया 12। सबके दुगुना कर दीजिए, 8 है, 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16। अब उसके बाद 10 बच गया, 10 वाला है, तो 10 दूना 20, सबका द्रव्यमान निकल गया। याद करने वाला है? याद करने वाला नहीं है। 2 है सम संख्या, दुगुना कर दीजिए 4। उसके बाद 6 है सम संख्या, दुगुना कर दीजिए 12। उसके बाद 8 है, दुगुना कर दीजिए 16। 10 है, दुगुना कर दीजिए 20। 12 है, दुगुना कीजिए, इसका द्रव्यमान आ जाएगा 24। 14 है, दुगुना कीजिए, इसका द्रव्यमान 28। 32 है, दुगुना 16, 16 है, दुगुना कीजिए 32, आ गया इसका द्रव्यमान। 20 है, दुगुना कर दीजिए, इसका द्रव्यमान आ गया 40। इसका द्रव्यमान हो गया 40। सम संख्या वाला कहानी खत्म, इसका कहानी जो है तमाम किया गया। अब है विषम संख्या वाला। तो एक तो हम लोग छोड़िए दिए, और विषम संख्या वाला है कौन? 9, सॉरी 3 है। उसके बाद देखिए 5 है, 5 के बाद 7 देखिए अलग है, ये नाइट्रोजन आपको अपवाद में बता दी है। यहाँ 9 है, 9 के बाद आ जाइए 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है, 17 है, 19 है। यानी जितना हम सही का चिन्ह मारे हैं वो सब है आपका विषम संख्या। विषम का मतलब है फुट, ठीक है। अब इसको क्या करना है? इसका द्रव्यमान निकालने के लिए इसका दुगुना करके एक जोड़ देना है। क्या करना है? यानी जो परमाणु संख्या है उस परमाणु संख्या का दुगुना कर देना है, और दुगुना करने के बाद उसमें सब में 1 जोड़ देना है। तो 3 है, तो 3 का दुगुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 1 7, इसका द्रव्यमान निकल गया। 5 दूना 10, 5 है, दुगुना कीजिए, 5 दूना 10, और 10 1 11। उसका 9 नंबर वाला, तो 9 दूना 18, 18 1 19, तो फ्लोरीन का द्रव्यमान 19। 11 है परमाणु संख्या, तो 11 में, ठीक है, 2 से गुना कीजिए, 11 दूना 22, 22 1 23, 22 1 23। उसका 13 दूना 26, 26 1 27, 15 दूना 30, 30 1 31, 17 दूना 34, 34 1 35, 19 दूना 38, 38 1 39। कहानी खत्म। 20 तक तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है आपका याद, ठीक है। लेकिन 20 से जो है आगे 30 तक हम आपको याद करवा देंगे। चलिए इसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। आज हाइड्रोजन की पहले संकेत H,
हीलियम का संकेत He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ai, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। ये हो गया आपका संकेत, ठीक है। उसके बाद परमाणु संख्या कई नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन आता है 1 नंबर, ये होता है 2 नंबर, लिथियम 3 नंबर, बेरिलियम 4 नंबर, उसके बाद बोरॉन 5 नंबर, कार्बन 6 नंबर पे आता है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियोन का 10 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, क्लोरीन का 17 है, आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। अब इसका द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान को निकालने के लिए हम बोले हैं कि आपको याद रखना होगा 4 गो, हाइड्रोजन का, बेरिलियम का, नाइट्रोजन का और आर्गन का। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, इसका द्रव्यमान होता है 1। बेरिलियम की परमाणु संख्या 4, इसका द्रव्यमान होता है 9। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, इसका द्रव्यमान होता है 14। आर्गन की परमाणु संख्या 18, इसका द्रव्यमान होता है 40। बस हाइड्रोजन, उसके बाद बेरिलियम, और उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद कार्बन, यही 4 को आपको याद रखना है, बाकी किसी को याद नहीं रखना है। अब आ जाएगा हीलियम की, इसकी है परमाणु संख्या 2, तो 2 सम संख्या 2 गुना कर दीजिए 4। उसके बाद आ जाइएगा लिथियम, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या करेंगे, 2 गुना करके जोड़ देंगे, 3 गुना 6 1 7। फिर 5 है विषम संख्या, 5 गुना 10 1 11। कार्बन है 6 है, इस सम संख्या 6 गुना 12। आज 8 सम संख्या है, 8 गुना 16। 9 विषम संख्या, 9 गुना 18 19। 10 विषम संख्या है, 10 गुना 20। 11 विषम संख्या है, 11 दूना 22 21। 12 सम संख्या है, 12 दूना 24। 13 विषम संख्या है, 13 दूना 24 1 27। ये भी सम संख्या है, 2 गुना कर देंगे 28 हो जाएगा। ये विषम संख्या 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। ये 16 सम संख्या, इसका 2 गुना कर देंगे 32। विषम संख्या है, ये हो जाएगा आपका 35। ये है आपका 19 विषम संख्या है, ये हो जाएगा 39। और कैल्शियम है सम संख्या, इसका हो जाएगा 40। ठीक है, उतारिए इसको जल्दी। को अधिक बनावे रखा